नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। टी से टैक्स और टी से टेंशन भी। और अगर टैक्स की टेंशन आपका भी पसीना निकाल रही है तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही शो। टैक्स गुरु लेकर आता है आपकी टैक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब और टैक्स को आपके लिए सरल और आसान बनाते हैं हमारे और आपके टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी, जिनके साथ हम टैक्स की बारीकियों को समझते हैं और आपकी सारी टेंशन को दूर करते हैं। लेकिन इनसे बातचीत आगे बढ़ाने से पहले देखते हैं टैक्स गुरु में आज आपके लिए क्या कुछ खास है। टैक्स गुरु से समझेंगे कि अगर किसी एसएससी की 31 मार्च 2011 तक टैक्सेबल इनकम नहीं है बल्कि पूरे साल में सिर्फ बिजनेस लॉस है तो क्या उससे भी 30 सितंबर तक रिटर्न भरना जरूरी है। सुलझाएंगे एक दर्शक की उलझन कि पूरा रिफंड नहीं मिला तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। और टैक्स गुरु से जानेंगे कि अगर 3 साल किसी कंपनी में काम करने के बाद आप पीएफ निकालते हैं तो क्या उस पर टैक्स लगेगा आप पर। साथ ही हैं आपके और भी ढेरों सवाल जिनके जवाब देंगे टैक्स गुरु लखोटिया जी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लखोटिया जी से समझना चाहूंगी, लखोटिया जी, कंपनी, फर्म्स और इंडिविजुअल्स जो कि टैक्स ऑडिट के दायरे में आते हैं उन्हें 30 सितंबर तक अपना रिटर्न फाइल करना होता है। मान लीजिए ऐसा कोई एसएससी है जिसकी 31 मार्च 2011 तक टैक्सेबल इनकम नहीं होती और पूरे साल उसे बिजनेस लॉस होता है तो उसके लिए भी क्या ये 30 सितंबर की तारीख मैंडेटरी है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और कई दर्शक ये सोच रहे होंगे इनकम टैक्स रिटर्न, अर्थात इनकम है तब तो टैक्स रिटर्न भरेंगे ना भैया, जब इनकम ही नहीं है तो कौन सा रिटर्न भरना। और ऐसे में बात आ जाती है 31 मार्च 2011 का वर्ष समाप्त हो गया, उस साल इनकम हमारी नहीं है, बिजनेस में केवल लॉसेज हो गए हैं, अब रिटर्न नहीं भरे 30 सितंबर तो चल जाएगा ना, क्या है प्रॉब्लम। बिल्कुल नहीं, ऐसा मत सोचो भैया। क्यों? क्योंकि अगर आप 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपका बिजनेस लॉस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अर्थात मान लीजिए 31 मार्च 2011 एंडिंग में आपके बिजनेस में 20 लाख का लॉस हुआ, रिटर्न 30 सितंबर तक भरनी है और नहीं भरते, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भर देते हैं आराम से। ऐसे में जो लॉस आपको हो गया वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इस बारे में स्पष्ट प्रावधान आयकर की धारा 80 में लिखा हुआ है। इसलिए एक ही बात ध्यान रखो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, इनकम टैक्स रिटर्न जरूर लास्ट डेट के पहले जरूर भर दो। कुल मिलाकर टैक्स ऑडिट अगर आपका है, चाहे हो प्रोप्राइटर, चाहे फर्म और चाहे कंपनी, 30 सितंबर, जी हां 30 सितंबर 2011 के पहले रिटर्न जरूर भरो, चाहे हो लॉस चाहे हो प्रॉफिट। यानी टैक्स गुरु का गुरु मंत्र, भले ही आपको लॉस हो रहा हो, आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट में नहीं हो, पर 30 सितंबर की तारीख का ध्यान रखें वो सभी जो टैक्स ऑडिट के दायरे में आते हैं ताकि वो अपने घाटे को कैरी फॉरवर्ड कर सके। अब लेते हैं सवाल हमारे दर्शकों का। इलाहाबाद के शशांक सिंह अपने रिफंड को लेकर परेशान है, टैक्स चुका चुके हैं एकदम समय से, रिटर्न भी फाइल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मामला फंस गया है रिफंड को लेकर। बात करते हैं शशांक जी से। शशांक जी नमस्ते, क्या दुविधा है आपको, किस तरह की परेशानी आ रही है रिफंड को लेकर। हाँ सर, मेरे एक बिजनेस है 60,000 रुपीज का। हाँ जी। 60,000 रुपीज इनकम हमने अर्न की थी। हाँ। उसमें कंपनी ने 6,000 रुपीज टीडीएस काटा था। ठीक है। उसमें से कंपनी ने 960 रुपीज मुझे रिफंड किए, मतलब मैंने टीडीएस जब फाइल किया अपना आईटीआर। हाँ बोलिए। मैं आईटीआर फाइल किया तो मुझे इनकम टैक्स सिर्फ 960 रुपीज का रिफंड मिला, जो कि 3 क्वार्टर्स में जो इनकम टैक्स काटे गए थे उसका रिफंड था। जो 4th टाइम काटा गया था उसका रिफंड मुझे नहीं मिला है। समझ गए आपकी बात। कुल मिलाकर ये शायद कहना चाह रहे हैं कि करीब 6,600 रुपए आपका इनकम टैक्स कट तो गया पर 900 समथिंग कुल दर्शाया गया है, बाकी राशि आयकर विभाग में दर्ज नहीं है। इसके लिए क्या करें? पहला काम तो जो रिटर्न हम लोग भरते हैं उसमें तो आप करेक्ट क्लेम करिए, अर्थात 6,600 टैक्स कटा है तो 6,600 ही लिखिए टीडीएस। अब क्या करें? अब आप जिस व्यक्ति ने या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आपका टीडीएस काटा है उनसे संपर्क करें और उनकी टीडीएस रिटर्न को करेक्ट करवाएं और उसमें आपका करेक्ट पैन नंबर लेके 6,600 रुपए दर्ज कराएं। तब आयकर अधिकारी आपको भी आपके टीडीएस का जो वैलिड क्लेम है वो दे देगा। किसी प्रकार की समस्या नहीं, करना है केवल एक 1 स्ट्रोक कार्यक्रम, 1 सिंगल पॉइंट एजेंडा। जिसने टीडीएस काटा उनसे मिले और बैठ के उनके टीडीएस रिटर्न में करेक्शन करवाएं, आपके नाम के साथ चेक कर लें कहीं पैन नंबर ही तो गलती नहीं लिखा है।
जी शशांक जी, तो आपके लिए सलाह ये कि जिसने आपका टैक्स काटा है आप जाकर के वहां पर सुधार करवाएं और फिर आपका मामला बिल्कुल सुलझ जाएगा। हिमांशु शर्मा जी का सवाल लेते हैं। हिमांशु नौकरी पेशा है और इन्होंने गलत रिटर्न भर दिया, इन्होंने टैक्स पेड 0 लिख दिया है और अब जानना चाहते हैं कि क्या रास्ता बचा उनके पास। क्या करूं राम, गलती हो गई भाई, गलती हो गई तो हो गई, पर अच्छा आपने सवाल पूछ लिया, चिंता न करें। टैक्स के कॉलम में लिख दिया 0, अगर परीक्षा होती तो नंबर 0 मिलते, पर इनकम टैक्स में ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। गलती हमने कर दी तो गलती सुधार कर लो, कोई भी परेशानी नहीं है। रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भर दो और जिस कॉलम में आपने गलत लिखा है उस कॉलम में करेक्ट टीडीएस की राशि या जो टैक्स दिया है उसकी राशि लिख दो। कोई चिंता नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, परवाह चिंता बिल्कुल मत करो, पर फटाफट रिवाइज रिटर्न भरो। हिमांशु जी भरिए रिवाइज रिटर्न और ठीक कीजिए अपने द्वारा हुई गलती को। बढ़ेंगे आगे। देहरादून से मुनिंद्र कुमार जी ने हमें ईमेल भेजा। मुनिंद्र जानना चाह रहे थे कि एक हाउसवाइफ हैं जिनकी बैंक पे आज से इनकम है और वो अपना आईटी रिटर्न भी फाइल करती हैं, और अगर इस महिला की मृत्यु हो जाए तो इसके बाद रिफंड के लिए रिटर्न कौन फाइल करेगा। साथ ही वो ये भी जानना चाह रहे थे कि क्या मिलने वाला रिफंड पति की टैक्सेबल इनकम से जुड़ेगा। बड़ी दुख की बात है, अगर ऐसे में पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशन में जब पत्नी की मृत्यु हो जाए तो ऐसे में पति इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे पत्नी की। रिटर्न में पत्नी का नाम रहेगा, पत्नी का ही पैन नंबर रहेगा, पर सिग्नेचर पति करेंगे एज ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव या लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब बात आती है पत्नी का जो रिफंड मिलना है वो जब मिल जाएगा क्या वो राशि पति की इनकम में जोड़ी जाएगी? बिल्कुल नहीं जोड़ी जाएगी। ध्यान रखना दोस्तों, जो इनकम टैक्स का रिफंड मिलता है वो इनकम नहीं है। जब इनकम नहीं है तो टैक्स में जुड़ने का कोई काम नहीं। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का। देखते रहिए टैक्स गुरु। ब्रेक के बाद जानेंगे कैपिटल गेन बॉन्ड्स के बारे में, तो वापस आइए लखोटिया जी से समझने के लिए क्या होते हैं कैपिटल गेन्स बॉन्ड। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, वो शो जो आपको बताता है कि आप अपना टैक्स सही तरीके से कैसे फाइल करें। साथ ही में ये भी जानते हैं हम लखोटिया जी से कि टैक्स कैसे बचाया जा सकता है। इसी कड़ी में लखोटिया जी से मैं जानना चाहूंगी कैपिटल गेन्स बॉन्ड के बारे में, और आपको भी जानना चाहिए क्योंकि इनकी मदद से टैक्स बच सकता है। कैसे, बताइए लखोटिया जी। दोस्तों आपने जेम्स बॉन्ड का नाम सुना कि नहीं? मेरे ख्याल से कहेंगे बूढ़े और जवान सुना, पर इसका टैक्स गुरु में क्या मतलब है भैया? जैसे है ना जेम्स बॉन्ड, वैसे ही हमारा कैपिटल गेन बॉन्ड आपका जेम्स बॉन्ड है इनकम टैक्स बचाने के लिए। जी हां, ऐसे सभी वर्ग के करदाता जिनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अगर वे गेन की राशि को निवेश कर दें कैपिटल गेन बॉन्ड में तो इनकम टैक्स बच जाएगा। फायदा ही फायदा, कुल मिलाकर शुद्ध फायदे की बात, और वो है निवेश करना कैपिटल गेन बॉन्ड। पर हां ध्यान रखना भैया, जब बॉन्ड में निवेश करने जाओ तो कोई भी बॉन्ड मिल जाए उसमें निवेश मत कर देना। हमेशा देखना क्या ये कैपिटल गेन बॉन्ड है क्या, और विशेषतः आरईसी एनएचएआई, ये दो तरह के बॉन्ड आज अवेलेबल है जिनमें अगर निवेश करेंगे तो आपका टैक्स बचेगा। पर एक और बात ध्यान रखना, केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो तभी निवेश कर सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हो जाए आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो बचत बिल्कुल नहीं है, निवेश करने से भी फायदा नहीं है। एक और बात, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो इन बॉन्ड में कर सकते हैं वो है 50 लाख रुपए प्रति वर्ष, उससे ज्यादा नहीं कर सकते इन्वेस्ट। ये ध्यान रखना, ज्यादा करेगो तो टैक्स की बचत नहीं होगी। पर तो यानी अगर आपको हो रहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो आरईसी और एनएचएआई के कैपिटल गेन में आप कैपिटल गेन बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कीजिए और बचाइए अपना टैक्स। बढ़ेंगे आगे। श्वेता अग्रवाल जी जानना चाहती हैं रिफंड की प्रक्रिया, और अपना सवाल पूछने के लिए गाजियाबाद से खुद फोन लाइन पर हैं श्वेता जी। श्वेता जी नमस्ते, क्या जानना चाहती हैं लखोटिया जी से, पूछिए। हेलो सर। नमस्ते जी। नमस्ते सर, आई वांटेड टू नो इज देयर एनी व्हाट्स द प्रोसीजर फॉर इनकम टैक्स क्लेम रिफंड? I have filled the ITF file and have got the reply from them.
अब कोई और फॉर्म भरना पड़ेगा जिससे इनकम टैक्स रिफंड आ जाए मेरे पास, एंड कब तक आएगा वो? अब पहले आपने इंग्लिश में पूछ लिया, फिर हिंदी में पूछ लिया, पर चाहे इंग्लिश में पूछो हिंदी में, उत्तर तो एक ही मिलने वाला है। कोई बात नहीं, आपने इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया, लगता है ई रिटर्न भरा है, तभी एक्नॉलेजमेंट फॉर्म वी भी आपके पास आ गया है। कुल मिलाकर आपकी प्रक्रिया कंप्लीट है। कानून के हिसाब से स्ट्रिक्टली अगर हम देखें तो इनकम टैक्स रूल्स 41 में लिखा हुआ है, रिफंड के लिए फॉर्म नंबर 30 भरकर जमा दो रिटर्न के साथ। परंतु पिछले 10-20 वर्षों का हम इतिहास देखें भारत में, तो ये फॉर्म देना कोई जरूरी नहीं है। आपने सब प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है, चिंता की बिल्कुल बात नहीं है। आपने रिटर्न दे दिया, एक्नॉलेजमेंट सबमिट कर दिया बेंगलोर, एक्नॉलेजमेंट साइन होके भी आपके पास आ गया। अब घर बैठे आराम करें, क्योंकि जल्दी रिफंड आएगा आपके पास। घर बैठे कुछ भी नहीं करना है आपको, कोई अलग से फॉर्म, पेपर, डिटेल्स, स्टेटमेंट, रिटर्न लेटर कुछ नहीं करना जी। यानी आपको कोई पेपर नहीं भरना है, बस इंतजार करना है, आपका रिफंड आपके घर पहुंच जाएगा। श्वेता जी, बढ़ेंगे आगे। राकेश चंदना जी का ईमेल आया है। राकेश जी ने 3 साल एक कंपनी में काम किया है। राकेश जानना चाह रहे थे कि पीएफ निकालने पर कितना टैक्स और चार्ज इन्हें पे करना पड़ेगा। राकेश जी, जनरल नियम यह है कि आयकर की धारा 10-12 के तहत जो भी अमाउंट हमको प्रोविडेंट फंड से मिलता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से, उस पे इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं लगता। ये अच्छी बात है ज्यादातर करदाताओं के लिए। परंतु आगे अगर हम देखें इनकम टैक्स रिटर्न में, रिटर्न के लॉज वगैरह में, तो हम पाते हैं एक शेड्यूल है, शेड्यूल 4, उसके तहत लिखा हुआ है अगर आपने नौकरी 5 साल से कम की और फिर आपको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो भी निवेश किया उसका मैच्योरिटी अमाउंट मिला, उस पे पूरी राशि पे इनकम टैक्स लग जाएगा। कहने का सीधा मतलब यह है, आपने 3 साल केवल काम किया, नौकरी छोड़ दी, अब जो भी राशि मिलेगी आपको पीपीएफ के निवेश करने में, वो राशि आपकी इनकम में जोड़ दी जाएगी। अर्थात हम बात कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड जो आपने निवेश किया, जो इन्वेस्ट किया, पीएफ से जो भी राशि, जितनी भी अमाउंट आपको मिल जाएगा, पूरी राशि आपकी इनकम में जोड़ दी जाएगी। अगर कोई कारण से आप बीमार हो गए थे, उसकी वजह से नौकरी छोड़ी, तो बात अलग है। चलिए आप बढ़ते हैं आगे। अहमदाबाद से अजय जमनालाल पुजारा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। टैक्स सेविंग निवेश करना चाहते हैं। सुनते हैं अजय जी का सवाल। अजय जी, पूछिए टैक्स गुरु से अपना सवाल। नमस्कार लखोटिया जी। नमस्ते जी अजय जी, बोलो जी सवाल आपका। पहले तो मैं सीएनबीसी आवाज और आप दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम आप अपने व्यूअर्स के लिए लाते हो। धन्यवाद जी, आप प्यार से देखते हैं तभी हम लाते रहते हैं प्रोग्राम ऐसा। अब बताइए आपका सवाल क्या है। सवाल सर मेरा ये कि मेरे को एचयूएफ कैटेगरी में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है अंडर 80C। हाँ जी। तो अच्छे रिटर्न के लिए कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और रियल एसेट्स में हम कर सकते हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया सवाल है। एचयूएफ के लिए पहला ध्यान रखना है कि हम पीपीएफ में निवेश एचयूएफ का नया अकाउंट खोल के नहीं कर सकते हैं। अब विकल्प बच गया, या तो 5 साल की एफडी करा लें या ईएलएसएस में निवेश कर लें। मेरा मानना है कि अगर आप ईएलएसएस में निवेश करेंगे तो आपके लिए अच्छा विकल्प रहेगा और एचयूएफ को कमाई ज्यादा अच्छी होगी। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। इन्वेस्ट करिए एचयूएफ का पैसा ईएलएसएस में, बचाइए टैक्स भी। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का। आगे जानेंगे कि एक व्यक्ति एक कंपनी के शेयर अलग अलग समय पर अलग लॉट के खरीदता है, तो ऐसे में उन्हें बेचते वक्त इसके परचेसिंग प्राइस को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये काम की बात आपके लिए इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे और आपके टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया हमारे साथ मौजूद हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। लखोटिया जी, हमें कई सवाल आ रहे हैं उन लोगों के जो आमतौर पर शेयर बाजार में डील करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग शेयर्स अलग अलग समय पर खरीदे जाते हैं, अलग अलग लॉट में खरीदे जाते हैं। ऐसे में जब इन शेयर्स को बेचने की बारी आती है तो उसके परचेस प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए क्या एवरेजिंग कर सकते हैं? हाँ, पर सवाल तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के लिए वास्तव में अच्छा है कि हम अलग अलग लॉट, अलग अलग साइज के लॉट, अलग अलग रेट के हिसाब से खरीदते जाएं। पर समस्या जब बेचेंगे तो क्या करेंगे? जैसे आपने सुना, क्या एवरेज निकाल के कॉस्ट प्राइस निकालेंगे? बिल्कुल नहीं। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, लीफो या फीफो। सवाल यह है, उत्तर क्या है? देखिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट,
इसके अंदर इनकम टैक्स में वही कानून लगेगा जो नॉर्मल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन सेंस में लगेगा, अर्थात फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले खरीदे वही पहले बेचे जाएंगे। इसलिए जो शेयर्स आपने फर्स्ट लॉट में फर्स्ट रेट में खरीदे, जब उनको बेचेंगे तो फर्स्ट परचेज प्राइस ही हमारी परचेज प्राइस मानी जाएगी। अलग अलग लॉट को मिला के एवरेज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। जैसे खरीदते गए वैसे ही बेचते जाएंगे और प्राइस कॉस्ट प्राइस जोड़ते जाएंगे, फिर निकालेंगे चाहे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। यानी फीफो और लीफो की नीति अपनानी होगी। और एक बार लखोटिया जी चाहूंगी फीफो और लीफो को फुल फॉर्म एक बार बता दीजिए ताकि याद रहे। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। पर हमारे इनकम टैक्स के लिए जो निकालना है और फायदे का है और जरूरी है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया वो पहले बिकेगा, सिंपल कॉमन सेंस, वही फॉर्मूला अपनाना है। चलिए, फीफो और लीफो का फॉर्मूला आज है ये गुरु मंत्र आपको अगर आप शेयर बाजार में ट्रेड करते हैं। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली से आर के गोयल का ईमेल आया है। गोयल साहब LIC एजेंट है, उन्हें 5.5 लाख रुपए सालाना कमीशन मिलता है। जानना चाह रहे हैं क्या वो इस कमीशन का 8% या ज्यादा सेक्शन 44 AD के तहत प्रॉफिट के तौर पर दिखा सकते हैं। वाह भाई गोयल साहब, पहले तो बधाई। 5.5 लाख रुपए इंश्योरेंस का कमीशन, फायदा ही फायदा, बहुत कमाई, बधाई आपको। पार्टी वार्टी कर डालो भैया। पहले आपके उत्तर दे देते हैं। 44 AD में आप कवर नहीं होंगे क्योंकि आपकी है कमीशन की इनकम, और कमीशन की इनकम को इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कहलाता है, इसलिए ये इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है। जो कानून है टोटल टर्नओवर का 8% इनकम माना जाएगा, वो कानून केवल बिजनेसमैन के लिए है जिसकी इनकम है फ्रॉम बिजनेस एंड नॉट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। पर हां, एक काम तो कर लो आप, जो आपके एक्चुअल खर्चे हुए हैं इंश्योरेंस कमीशन अर्न करने के लिए, वो अगर आप खर्च दिखलाएंगे वो आपको पूरी छूट मिलेगी। इसलिए कम से कम अपने क्लाइंट्स को और हम सबको पार्टी तो दे दो। पार्टी दोगे ये मेरा वादा है, वो खर्चा पूरा आपके अलाउ हो जाएगा फ्रॉम योर इंश्योरेंस इनकम। चलिए, अब लेते हैं मनोज कुमार जी का सवाल। इनकी सैलरी सालाना 2,70,000 रुपए की है। बेसिक सैलरी 1,86,000 है। हर महीने वो 8,000 रुपए किराया देते हैं, लेकिन कंपनी ने इन्हें सिर्फ 6500 HRA ही दिया है, 6500 रुपए का HRA दिया। जानना चाह रहे हैं कि उनका HRA कितना बनता है और टैक्स बचाने के लिए क्या कर सकते हैं मनोज जी। टोटल आपकी सब चीजों को टोटल करें तो हम पाते हैं कि आप करीब करीब 10,000 रुपए चाहे PF या PPFRE में निवेश कर दें, और उसके अलावा जो HRA की राशि मिली उसकी चिंता बिल्कुल न करें, टैक्स लगना ही नहीं है। क्यों? उसका मेन कारण है कि आपको जो HRA मिला आपने उससे ज्यादा खर्च किया है पेमेंट करने में रेंट के लिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आयकर कानून में HRA हाउस रेंट अलाउंस जो हमको मिलता है अपने एम्प्लॉयर में से, उसमें से मिनिमम जो अमाउंट इन 3 आइटम में से जो है वही एग्जम्प्ट है। क्या आइटम है तीनों? नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA, सेकंड आइटम है एक्सेस ऑफ द रेंट पेड ओवर 10% ऑफ द सैलरी, और थर्ड आइटम है 50% ऑफ द सैलरी इन मेट्रोपॉलिटन टाउन्स या 40% ऑफ द सैलरी इन अदर टाउन्स। तो इन तीनों फॉर्मूला को आप कागज में लिख के जोड़िए, जो कम से कम राशि है केवल वही एग्जम्प्ट होगी HRA अमाउंट के रूप में। यानी मनोज जी, थोड़ा सा होमवर्क आपको भी करना पड़ेगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। कोलकाता से देवायन पाल ने हमें ईमेल भेजा है। देवायन ने फ्लैट खरीदा है जो कि अब तक रजिस्टर नहीं किया गया है। वो इसे अपनी मां के नाम पर रजिस्टर करवाना चाहते हैं और जानना चाह रहे थे कि क्या इस पर गिफ्ट टैक्स लगेगा। साथ ही देवायन ये भी जानना चाह रहे हैं कि अगर फ्लैट मां के नाम होगा तो क्या इनके भाई बहन इसमें शेयर क्लेम कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत लायक पुत्र हो आप, अपनी मां को मकान गिफ्ट देना चाहते हो, दे दो जितना चाहो दे दो गिफ्ट, पूरा मकान दे दो, कोई टैक्स नहीं है और इनकम टैक्स न आपको न मां को। परंतु बाद में मां अगर वसीयत नहीं छोड़ती है तो भाई बहन सबका जॉइंट हो जाएगा ये मकान। बेहतर क्या होगा, गिफ्ट दें आप मम्मी को, उसके बाद मम्मी की वसीयत बनाएं, फुल स्टॉप, फिर कोई चिंता नहीं है आपको।